राजमहल में बढ़ती अफवाहें। बीरबल ने असली वजह पकड़ ली। दरबार के सोने चांदी के झूमर धुंधले पड़ने लगे थे, पर हवा में फैली हवा से राजमहल का नूर कम नहीं हुआ था। फर्श पर बिछी कारी कालीनें अकबर के जांघों के नीचे रुई की तरह नरम थी, और दीवारों पर हाथों से बनाए गए फूलों के नक्श पुराने समय की कहानियां कहते थे। फिर भी उन सब चमक दमक के बीच एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। एक ऐसी बेचैनी जो आंखों से नहीं, कानों से आई घनघनाहट थी। अफवाहें धीरे धीरे दालान द्वार, चौखट और बंगले तक फैल रही थी, और हर बार जब कोई नया किस्सा जन्म लेता, वो पहले से ज्यादा तीर की तरह तेज होकर अगली जुबान तक पहुंचता। किसी ने कहा कि रानी ने किसी अजनबी से मिलने के लिए रात रात भर साजोसरो और चांदमाम के साथ दरवाजा खुलवाया। किसी ने कहा कि राज्य के खजाने में सेंध लगी है। किसी ने कहा कि राजमहल में भूचाल आ गया है। कभी राजा के स्वास्थ्य पर अफवाह उड़ी, कभी किसी मंत्री की साजिश पर। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी खुलकर किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहा था, परंतु हर कोई मान रहा था। दरबार में मंत्रणा करने वाले महामहिम, सचिव, अधिकारी और नौकर सभी मुखर थे, पर उनकी आवाजें अतीत की तरह एक दूसरे से अलग होकर कानों में बसी हुई शंकाएं बन गई। अकबर इन दिनों चिंतित थे। उन्हें अपने राज्य की एकता और अपने दरबार की शांति दोनों की परवाह थी। एक शाम जब अंबर की बूंदों जैसी हल्की बारिश महलों की छतों पर संगीत कर रही थी, अकबर ने विशेष तौर पर अपने दरबार का बुलावा किया। उस दिन चारों और भारी नासी खामोशी थी। दरबार की बिजली से जगमगाती झांकी में अकबर की आंखें गंभीर और सौम्य दोनों दिखी, पर वे जानते थे कि समस्या की जड़ कहीं गहरी है। बड़ी मजबूरी में अकबर ने बीरबल की ओर देखा, वो जो चतुराई और जानकारियों की गर्मी लेकर हमेशा दरबार के मध्य में खड़ा रहता था। बीरबल का हल्का सा मुस्कान और तेज दिमाग का मेल किसी खुरदरी तलवार से कम नहीं था। वो अकबर के सामने झुककर नहीं खड़ा होता था। वो अक्सर चारों तरफ की बातों का विश्लेषण चश्मे की तरह करता और फिर सबको हैरान कर देता। अकबर ने कहा, बीरबल, राजमहल में किस्म किस्म की बातें फैल रही हैं। लोगों के दिलों में अनिश्चितता है। इन अफवाहों की असली जड़ नष्ट कर दीजिए। बीरबल ने अपने अंगूठे और तर्जनी को एक दूसरे में घुमाया और बोला, जहां पनाह, अफवाहें तो अंधेरे में पनपती है। उन्हें मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है रोशनी डाल देना। पर मैं चाहूंगा कि पहले मैं कुछ बातें जांचे। बीरबल ने इस काम के लिए कुछ ऐसे तरीके निकाले जिनमें छलकपट कम और सूक्ष्म जांच ज्यादा थी। उसने सबसे पहले दरबार के उन लोगों पर नजर डाली जो रोज रोज अफवाहें चला रहे थे, परंतु हैरानी की बात यह थी कि अफवाह फैलाने वाले अलग अलग थे और उनकी कहानियां भी अलग अलग। आश्चर्य हुआ तो नहीं, क्योंकि अफवाहें अक्सर अलग अलग रंगों में आती हैं, पर बीरबल ने देखा कि सबसे ज्यादा आवाज दो जगहों से आ रही है। महल की प्राचीन पुस्तकालय और रानी के बेदाग बाग की एक टोकरी खोखली दीवार के पीछे की किवाड़। दोनों ही जगह ऐसी थी जहां सामान्यतः भारी लोगों की पहुंच नहीं होती, परंतु अफवाहें वहां से निस्संदेह पनप रही थी। बीरबल ने सोचा कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो खामोशी से तार बुन रहा है। उसे मालूम था कि अफवाहें केवल शब्द नहीं होती, वे भावनाओं, भय और लोभ के संयोजन से बनती है। इसलिए उसने कुछ ऐसे साधारण लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जिनकी आवाजें कम सुनी जाती थी। सिंहासन के नीचे बैठने वाला एक पुराना गद्दी, किताबों के पन्नों को संभालने वाली पुस्तकपालिका, बगीचे की दीवारों की मरम्मत करने वाला एक ठेकेदार। उन लोगों ने बीरबल को छोटी छोटी बातें बताई। रात की हल्की रोशनी, अनजान दस्तावेज, मंदिर के पीछे से आती गुप्त मुलाकातें। बीरबल ने ये सब नोट किया, पर उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्यों पूछ रहा है। उसकी चाल धीमी और सूक्ष्म थी, एक मछली की तरह जो पानी की सतह के आसपास सन्नाटा बनाए रखती है, पर भीतर से सब सुनती रहती है। बीतते दिनों में अफवाहों का रंग और भी गहरा होता गया।
रसोई में खाना पकाने वाले लोग भी इस चर्चा में शामिल हो गए और अभी तो किसी मुलाजिम ने यह तक कहा कि राजमहल की दीवारें महीने दर महीने सिकुड़ती जा रही हैं। यानी शायद कोई बड़ी आपदा आने वाली है। हवा में डर का अर्क घुला हुआ था और अकबर के सैनिक भी अपने कवच कसकर बैठे थे। अकबर ने अपने मंत्रीगण से पूछा, पर मंत्री भी सिर्फ अनुमान दे रहे थे। राज्य के सामान्य मामलों में अकबर भरोसा करना चाहते थे, पर उनकी आत्मा में संदेह घर कर चुका था। एक रात जब महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और अंधेरा अपनी चादर ओढ़ा रहा था, बीरबल ने निर्णय लिया कि उसे खुद कहीं उतरकर देखना चाहिए। उसने अपनी पहचानी हुई सिलाई की कमीज बदली, सिर पर आसान टोपी रखी और छिप-छिप कर महल की उन तहखानों तक पहुंचा जहां पुस्तकालय के पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। वहां उसने देखा कि किसी ने पुरानी किताबों के बीच कुछ ताजा नए पत्र रखे थे, खबरों की तरह कटे-फटे और किसी के हाथों से लिखे। इन पत्रों पर कुछ उलझी सी कटाइयां और संकेत थे और कुछ जगहों पर खून के निशान भी थे, या ऐसा ही दिखता था। बीरबल ने उन पत्रों को पढ़ा। वे सूचनाएं नहीं थी, बल्कि संकेतों का जाल। हर पत्र में किसी पुराने कर्मचारियों के बारे में हल्की सी आलोचना थी, किसी मंत्री के खर्चे पर टिप्पणी, किसी रानी के खास मित्र के बारे में अफवाह। पर इन सब में एक समान पहलू था। हर पत्र किसी पुराने व्यर्थ के तथ्य को लेकर उसे नया रूप दे रहा था, ताकि वो और भयानक लगे। बीरबल ने सोचा कि लेखक जानबूझकर लोगों की कमजोरियों को छेड़ रहा है। पर क्यों? किससे फायदा होगा? वो जानता था कि किसी भी दुश्मन का मकसद सिर्फ अस्थिरता पैदा करना नहीं होता। उसका मकसद ये भी होता है कि फिर वो फसल काट ले। बीरबल ने तहखाने के कंक्रीट फर्श पर झुककर एक छोटे से कागज का टुकड़ा उठाया, जिस पर कुछ धुंधले अक्षर थे, शायद कोई संकेत। उसने देखा कि अक्षर किसी विदेशी भाषा के नहीं थे, परंतु उन्होंने एक विशेष प्रकार की स्याही से लिखा गया था, जो दरबार के किसी विशेष कलम खाने में ही मिलती थी। बीरबल ने अपने दिमाग को झीना कर लिया। ये वही स्याही थी जो अकबर की विशेष फारामों में इस्तेमाल होती थी। अगली सुबह बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने कुछ और जांच की व्यवस्था की और बड़ी चालाकी से महल के उस हिस्से की निगरानी बढ़ा दी जहां रानी का बाग था। बाग के एक कोने में एक छोटी सी टोकरी वाली दीवार थी, जिसकी अंदरूनी सतह पर किसी ने पुराने नोटों के टुकड़े छुपा रखे थे। उनमें से कुछ लोगों ने रात भर के अंधेरे में चुपचाप अफवाहें फैलाई थी। बीरबल ने एक रात वहां छुपकर देखा कि किस तरह एक बेशकीमती दिखने वाला नौकर मासूमियत से कुछ दस्तावेज जमा करता और भाग जाता है। बीरबल ने नौकर का पीछा किया और देखा कि वह किसी सांस पकड़कर राजा के कुछ निकट सहयोगियों के साथ मिल रहा था। उस सहयोगी का नाम सुनते ही बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ये वही व्यक्ति था जो अकबर के बहुत भरोसेमंद गुरु के रूप में जाना जाता था। बाहर से वो सेवाभाव से भरा दिखता था, पर भीतर एक छलिया जाल बुन रहा था। बीरबल ने अकबर से ये खबर नहीं सीधे नहीं दी, क्योंकि उसने जाना था कि जब तक सबूत ठोस ना हो, बयान किसी को दोषी बना सकता है और अफवाहों को और बढ़ा सकता है। उसने एक अलग योजना बनाई। बीरबल ने जाल बुनने वालों को उलझाने के लिए दरबार में एक बहाना रखा। उसने एक नकली दस्तावेज मुद्रित कराया, अकबर के हस्ताक्षर जैसा, पर वो जरा अलग तरह से बना था, जिस पर एक छोटी सी रहस्यमय स्याही का धब्बा था, जो केवल कुछ एकाग्र तांबे के मिश्रण वाले कलम से ही उभरता था। बीरबल ने इस दस्तावेज की कुछ प्रति पुस्तकालय और बगीचे की दीवार के पास रखवा दी, ठीक वहां जहां पहले से अफवाहें निकली थी। फिर उसने चैन से बैठकर इंतजार किया कि कौन उस दस्तावेज को उठाकर किसको दिखाएगा। नियम के विरुद्ध व्यवहार करने वाले लोग जल्द ही फंस गए। कुछ ही रातों में वही कर्मचारी जिनकी आवाजें अक्सर सुनी जाती थी, दस्तावेजों के साथ पकड़े गए। पर यह पकड़ना सरल नहीं था, क्योंकि गिरफ्तार किए गए नौकर और उनके सहकर्मी चिल्ला चिल्ला कर कहते कि ये सब किसी बड़े अधिकारी की साजिश है। बीरबल ने तब अपनी असली चाल चली।
उसने उसी जाल में और भी मछलियां डाल दी। उसने जिक्र किए गए उन स्याही के स्रोतों पर निगाह रखवाई और देखा कि किस किस्म के कलम का इस्तेमाल हुआ था, किसके हाथों के निशान मिले और किसको जेल के पास विशेष अनुमति मिली थी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। नुकसान पहुंचाने वाली साजिश किसी अकेले व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि वो कई लोगों का गठबंधन था, जिनमें दरबार का एक प्रिय गुरु, कुछ भरोसेमंद नौकर और एकाध मंत्री भी शामिल थे। बीरबल ने अब निर्णय लिया कि असली वजह को सबके सामने खुलकर पेश किया जाए, पर वो खतरनाक तरीका नहीं चाहता था, क्योंकि अगर अकबर का नाम चल गया तो ये बात और अधिक अफवाहों की आग जला देगी। इसलिए बीरबल ने एक कहानी बुनी जो सच्चाई को कवच में छिपाकर सामने लाए। उसने दरबार में एक कहानी सुनाई, एक काल्पनिक कहानी जिसमें एक राजपूत राज्य में रहकर एक बूढ़े सैनिक की वफादारी की परीक्षा ली जाती है। उस कहानी के पात्रों के व्यवहार बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अफवाह फैलाने वालों का। कहानी सुनते सुनते दरबार के लोग सोच में पड़ गए। बीरबल ने कहानी के अंत में यह साबित कर दिया कि किसी भी राज्य के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ही वह है जहां लोग बिना प्रमाण के किसी पर शक करते हैं और उसी शक के कारण वे अपने विश्वास को खो देते हैं। उसने कहा कि भय ही वो जड़ है जो सभी बुराइयों को जन्म देता है। भय कि कल हमारी कुर्सी चली जाएगी, भय कि हमारी पहचान मिट जाएगी। कहानी का प्रभाव पड़ा। अकबर की आंखों में गहराई बढ़ गई और उनके चेहरे पर रोशनी थी, पर बीरबल ने अभी तलवार नहीं खींची। उसने असली अभियुक्तों को चुपके से पकड़ने की योजना को अंतिम रूप दिया। उसने दरबार के अंदर एक छोटी सी परीक्षा करवाई, एक परीक्षा जो बाहर से सामान्य लगती थी पर थी एक जाल। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति रानी के बाग में रात होने पर दफ्तर के दस्तावेजों को जमा करेगा, उसे रानी स्वयं पुरस्कार देगी। इस प्रकार सभी दोषियों को प्रेरित किया गया कि वे वही करें जो वे पहले कर रहे थे, और वे कर बैठे। जब जाल फंसा, बीरबल ने सारे तथ्यों के साथ अकबर के समक्ष साक्ष्य रख दिए। न केवल दस्तावेज बल्कि हाथों के निशान, स्याही के रसायन की रिपोर्ट और गवाहों के बयान। अकबर ने शांत होकर सब सुना। अकबर ने जांच के बाद निर्णय लिया कि सजा केवल सख्त होनी चाहिए, पर सार्वजनिक नकारात्मकता फैलाने वाली सजा से बेहतर है कि दोषियों को समझाया जाए और उनकी गलतियों का लाभ राज्य की भलाई में लगाया जाए। अकबर ने निर्देश दिया कि दोषियों को कार्य पर बने रहने का अवसर दिया जाए, पर उनकी जिम्मेदारी बदल दी जाए। उस प्रिय गुरु को जो दरबार में लोगों का विश्वास तोड़ रहा था, अकबर ने राज के दूरस्थ किले की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त कर दिया। वहां वह अपनी कुशलता का उपयोग कर सकता था, पर अब उसकी पहुंच दरबार से दूर हो गई थी। कुछ नौकरों को सार्वजनिक चेतावनी दी गई और उन्हें राजकार्य में प्रमाणित जिम्मेदारियां सौंपी गई। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि सजा का उद्देश्य सुधार हो, न कि केवल शर्मिंदा करना। पर बीरबल का असली मजाक तब सामने आया जब उसने बताया कि अफवाहें फैलाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। उसने साबित किया कि ये सारे कनेक्शन वैसे लोग बना रहे थे जो राज्य में एक नई प्रणाली लाना चाहते थे, एक ऐसी प्रणाली जहां पारदर्शिता से दूर लोगों के निजी इच्छा शक्ति से काम लिया जाता। उनका मकसद था कि अकबर पर भरोसा चोट पहुंचाकर कुछ पुराने नियम बदले जाएं और कुछ प्रदेशों पर निजी अधिकार बढ़ाए जाएं। बहुसंख्यक लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर था, पर राज्य के लिए विनाशकारी। बीरबल ने दिखाया कि कैसे इन लोगों ने जानबूझकर अफवाहों को तिनके की तरह फैलाया। हर तिनका एक उम्मीद की चिंगारी था, और जब कई तिनके इकट्ठे हुए तो आग भड़क सकती थी। अकबर को यह बात बड़ी सावधानी से समझानी पड़ी, क्योंकि दरबार के कुछ लोग सचमुच उस बदलाव को सही समझते थे। पर बीरबल ने टेम्परामेंट और इंसानियत के साथ ये समझाया कि परिवर्तन आवश्यक सबलता के साथ और सबकी राय लेकर होना चाहिए, न कि छल से। अकबर ने जब पूरी बात समझ ली, तब उसने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार में जो शांति फिर आई, वो किसी युद्ध के बाद की तरह नहीं थी, बल्कि जैसे कोई सूखा बादल से बरस पड़ा हो
और सब कुछ नया हरा भरा हो गया हो। लोग अब फिर से बिना डर के बातचीत करने लगे। अफवाहें थम गई क्योंकि अब कोई कारण नहीं बचा था जो उन्हें पोषित करे। बीरबल ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि और आदमी की समझदारी से दिखा दिया था कि खबरें तभी खतरा बनती हैं जब उन पर ध्यान दिया जाए। अकबर ने राज्य की कई नीतियां संशोधित की, पर बीरबल की एक सलाह का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। किसी भी सूचना को सत्य बिना जांचे न मानो, पर किसी भी इंसान को भी बिना सुने न छोड़ो। समय ने अपने पहिए घुमाए और अकबर का राज्य फिर से सुखी दुखी लोगों का घर बन गया। पर बीरबल ने कभी अपने कर्तव्यों से ढीला नहीं छोड़ा। उसने ये शिक्षा फैलाई कि अफवाहें हमेशा किसी खाली स्थान में जड़ जमाती हैं। जगह जब खाली होती है तो किसी न किसी को उसी खाली स्थान में खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने महल के आसपास सचमुच के सत्य पथ बनाए। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए बैठकों की व्यवस्था, एक खुला पुस्तक गट्ठा जहां लोग अपनी बातें लिख सकते थे, और तथ्यों की जांच के लिए स्वतंत्र समिति। कहानी का अंतिम भाग ये था कि बीरबल ने वही मुस्कान साथ रखी और कहने लगा कि अफवाहों को जड़ से मिटाना आसान नहीं है, पर यदि आप उनकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी भाषा जानिए। किस तरह की शब्दावली वे उपयोग करती है, किस मनोदशा पर वे खिलती है, किस अर्थ में वे फैलती है। बीरबल ने यह भी जोड़ा कि अक्सर अफवाहें बड़ी चीजों की नहीं, बल्कि छोटी छोटी इच्छा और डर की उपज होती है। उन दानों का मूल्य तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप जमीन की गंध न सूंघ ले। समाप्ति पर अकबर ने अपने दरबार को आदेश दिया कि वे सत्य की रक्षा करें और अफवाहों को रोकें, परंतु दोषियों को न केवल दंडित करें बल्कि सुधार का अवसर भी दे। राजमहल अब फिर से वो जगह बन गया जहां गूंजती हंसी और विचार आते थे। पर इस बार लोगों के मन में एक सीख भी थी कि कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए, और अफवाहें चाहे कितनी भी मीठी क्यों न हो, अक्सर जहर वाली होती है। बीरबल उसी रात अपने छोटे से कमरे में बैठा मोमबत्ती की टिमटिम रोशनी में अपने कपड़े सींच रहा था। उसे पता था कि कल फिर कोई नई समस्या आएगी और फिर उसे वही सूझबूझ दिखानी होगी, पर वो डरता नहीं था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सदियों से रही है, वही समझदारी जिसके सहारे उसने आज राजमहल की अफवाहों की जड़ पकड़ी और उन्हें उजागर किया। उसने सोचा कि मानव स्वभाव में वैसे भी कुछ चीजें अपरिवर्तनीय हैं, आशा, भय, लालच और प्रेम, और इन सभी को एक साथ मिलाकर यदि कोई खेल खेलता है तो बीरबल जैसे लोगों का काम है कि वे उस खेल को पकड़कर अर्थ समझाएं और समाज को फिर से सही राह दिखाएं। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर काल में नए लोग होंगे जो अफवाहें फैलाएंगे, और हर काल में कोई बीरबल भी जन्म लेगा जो सच की परख करेगा। पर उस रात राजमहल के आंगन में एक मीठी सी दहक सी रह गई, आशा की, विश्वास की, और ये शिक्षा कि जगत में सबसे बड़ी शक्ति है समझ और धैर्य। एक अफवाह को सुलझाना किसी जादू की तरह नहीं होता, वो एक धैर्य का काम है, आंखों से देखने और कानों से सुनने का। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि जब आप दोनों करते हैं तो असली वजह खुद ब खुद उजागर हो जाती है। मैंने पूरी कहानी लिखने की पूरी कोशिश की है। आपने 10,000 शब्दों का अनुरोध किया था। उपर्युक्त कथा लंबी और निरंतर प्रवाह में है, पर पूर्ण 10,000 शब्दों तक पहुंचाना वर्तमान उत्तर में मेरे लिए संभव नहीं हुआ। यदि आप चाहें, मैं इसी शैली और लय को बनाए रखते हुए कहानी को और विस्तार दे सकती हूं, और बाकी शब्दों को जोड़ दूंगी, बिना किसी भाग विभाजन के, एकदम निरंतर रूप में। बताइए, अगर मैं जारी रखकर कहानी के वांछित लंबाई तक पहुंचा दूं, तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ जाऊं। जब बीरबल ने एक रेखा खींचकर अकबर को सोचने पर मजबूर किया। दरबार का वह आम समय दिलकश हुआ करता था। सूर्य की रोशनी महल के संगमरमर पर ऐसे नाचती थी जैसे किसी सूती पर्दे पर सुनहरी धागे। पर उस दिन महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग चलने फिरने लगे थे, पर कदमों में एक अटकन थी। मुस्कुराहटों के पीछे
किसी तरह की संजीदगी थी। अकबर के चेहरे पर भी वही हल्की सी बेचैनी झलक रही थी, जो अक्सर तब आती जब राज्य के किसी बड़े फैसले का समय पास आता। पेड़ों पर ठहरी शाखाओं की सरसराहट भी मानो धीमी हो गई थी, जैसे कोई चीज हवा में टिकी हो और उसकी दिशा पूछती रही हो। अकबर के महल में नए पुराने प्रश्न एक साथ उठ रहे थे। राज्य के कुछ हिस्सों में नए नियम लागू करने की चर्चा थी। ऐसे नियम जो कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकते थे, पर कुछ की आजादी सीमित कर सकते थे। मंत्रिमंडली में बहसें चल रही थी, पर उन बहसों के बीच अक्सर बातें भावनाओं में बदल जाती और फिर तर्क खो जाते। अकबर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वे चाहते थे कि जो भी बदलावा आए वो धार्मिक और न्यायोचित हो, परंतु साथ ही वे नहीं चाहते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया में जनता का भरोसा टूटे। इसी उलझन के बीच बीरबल का नाम उनके ज़हन में लगातार गूंज रहा था। वो जो प्राय सरल सी चाल से सबसे जटिल सवालों का हल कर देता था। बीरबल अपने फुर्तीला चुलबुले स्वभाव के साथ आज भी उसी कमरे में आया जहां अकबर सोचते बैठे थे। उसकी आंखों में वही खुरदरी चमक थी और लबों पर कुछ शरारती मुस्कान। अकबर ने बिना ज्यादा बात बढ़ाए सवाल उठाया, बीरबल, राज्य पर कुछ नए आदेश लाने हैं। लोग कहते हैं कि वे जरूरी हैं, पर कुछ पुराने व्यक्ति चिंता में हैं। कैसे जाना जाए कि क्या उचित है और क्या नहीं? बीरबल ने थोड़ी देर खामोशी साधी, फिर अपनी लकड़ी की कोरसी छड़ी उठाई और कमरे के फर्श पर धीरे धीरे एक सीधी रेखा खींच दी। एक सामान्य सी काली रेखा, जो किसी खास रंग की नहीं थी, पर उसकी सादगी ही उसकी ताकत थी। ये क्या है? अकबर ने ताज्जुब से पूछा। बीरबल ने आंख उठाकर अकबर की ओर देखा और बोला, एक रेखा, जहांपना। अकबर ने भौहें चढ़ाई, और ये रेखा क्या बताएगी? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सोचिए। और तभी से महल में एक कहानी का सुर शुरू हुआ। एक कहानी जो धीरे धीरे समूचे राज्य को प्रभावित करेगी, क्योंकि बीरबल ने सचमुच वही किया जो कहा था। एक साधारण सी रेखा खींचकर उसने अकबर को विचार करने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने पूछा कि ये कैसे काम करेगा। बीरबल ने समझाया कि रेखा का अर्थ ये नहीं कि लोग उस पर खड़े होने लगे, बल्कि वो एक प्रतीक है जो बताता है कि किसी भी निर्णय के बीच सीमाएं होती है। वो रेखा बताती है कि कुछ चीजें तय कर दी जाएं तो दूसरे अधिकारों पर असर पड़ सकता है। लेकिन बीरबल केवल सिद्धांत नहीं कह रहा था, वो चाहता था कि अकबर खुद महसूस करे। इसलिए उसने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि वे सब उस रेखा के चारों ओर खड़े हों। दरबार में खड़े लोग चुपचाप अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए। मंत्री, सेनापति, लेखाकार और यहां तक कि रसोइयों तक। बीरबल ने कहा, अब हर कोई आंख बंद करे और अपने भीतर पूछे कि किस तरह का बदलाव हम चाहते हैं, और सबसे जरूरी, जिस बदलाव की हमें लालसा है, क्या वो किसी और की आजादी छीनकर मिलेगी? लोगों ने आंखें बंद की और कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, पर फर्श पर मौजूद रेखा मानो सुन रही थी, शांत और अडिग। कुछ दिनों तक अकबर और बीरबल यही प्रयोग करते रहे। वे अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे परीक्षण करते, लोगों की राय लेते और फिर रेखा को वापस फर्श पर खींचते। पर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे राज्य की धड़कन बदल दी। राज्य के उत्तर भाग में एक मृदु प्रकृति वाला किसान था। नाम था रघुपति। रघुपति के गांव में एक नई सड़कीय परियोजना बनाई जानी थी, जो उस इलाके में व्यापार को बढ़ाने के दावे के साथ आई थी। पर उस परियोजना के लिए गांव की कुछ जमीनें जब्त की जानी थी। वो जमीनें जिनमें पुरखों की स्मृतियां बसी थी, जिनके पेड़ और कुएं गांव वालों के जीवन का हिस्सा थे। कुछ लोग बोले कि प्रगति के लिए त्याग जरूरी है, और कुछ बोले कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मिटाना भी सही नहीं। मामला अकबर तक पहुंचा और वे उलझन में पड़ गए। क्या वे विकास को प्राथमिकता दें या परंपरा की रक्षा करें? अकबर ने बीरबल से कहा कि वे रघुपति से मिलना चाहेंगे। रघुपति एक सरल आदमी था। उसकी आंखों में जमीन के प्रति अपार प्रेम था। उसने बड़े ही आदर के साथ
अकबर को अपने घर बुलाया और बोला कि यदि उनकी जमीन चली गई तो गांव का जीवन बदल जाएगा। उसने कहा कि वे सड़क के कारण बाजार तक पहुंच तो पाएंगे, पर अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू खो देंगे। दूसरी तरफ गांव के कुछ युवा विकास के लिए उत्साहित थे। वे नए रास्तों से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और व्यापार के अवसर दिलाना चाहते थे। इस द्वंद्व से अफसर और मंत्री भी उलझे रहे। हालत ये हो गई कि पूरे गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। अकबर की आंखों में एक प्रश्न कौंधा, क्या ये निर्णय राज्य के व्यापक हित में होना चाहिए या स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए हटाया जाना चाहिए? बीरबल ने उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, पर कहा कि वे रेखा का प्रयोग इस बार गांव में ही करें। उन्होंने गांव के मध्य में जाकर एक साफ सा मैदान चुना और वहां पर एक लंबी रेखा खींच दी। फर्श पर धूल से बनाई हुई वो रेखा इतना साधारण थी कि बच्चे भी उससे खेलना चाहते थे, पर वैसा नहीं होने दिया गया। बीरबल ने गांववासियों को इकट्ठा किया और कहा, अब हम सब अपनी अपनी जगह इस रेखा की ओर खड़े होकर सोचेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह का निर्णय हमें लेना चाहिए। रघुपति ने रेखा की एक तरफ खड़े होकर कहा, इस रेखा के उस पार की हर कदम मेरे दादा दादी के बलिदान का प्रतीक है। यदि मैं वहां से हट जाऊंगा तो उनकी कहानी मिट जाएगी। युवा वर्ग ने रेखा के दूसरी ओर खड़े होकर कहा, हमारी दादियां परदादियां भी इसी मिट्टी से सुनहरी कमाई की कहानियां सुनाती थी, पर समय बदल रहा है। क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को पीछे छोड़ दें ताकि पुराने किस्से जिंदा रहें? बहसें गरमाई, पर इस बार बातों में एक दृश्यता थी। रेखा ने लोगों को फिजिकल रूप में खड़े होकर सोचने पर मजबूर किया। वे केवल शब्दों पर न रहा करते थे, अब वे देख सकते थे कि उनके विचार कितने दृढ़ हैं, कितने लोग किस तरफ हैं और किस निर्णय से किसको कितनी हानि या लाभ होगा। बीरबल ने कहा कि रेखा केवल एक उपाय है, वो दूसरों के दर्द और उम्मीद को सामने लाती है। जब लोग अपने विचारों के साथ सचमुच खड़े होते हैं तो वे किसी निर्णय के परिणामों को अपनी आंखों से देख पाते हैं। यहां कुछ ने महसूस किया कि उनकी हार्दिकियां उन्हें कठोर बना रही थी, तो कुछ ने महसूस किया कि विकास का दावा कुछ वायदों पर टिका था, पर उसके मूल्य कहां से आ रहे थे। अंततः गांव ने खुद मिलकर विचार किया। सड़क बनाई जाएगी, पर गांव की कुछ पवित्र जगहों को संरक्षित रखने का वादा भी लिया गया। कुछ भूमि का विनिमय किया गया और नए वृक्ष लगाने का भी निर्णय लिया गया। इस समझौते में रघुपति और युवाओं दोनों का सम्मान हुआ। अकबर ने जब ये सब देखा तो वे प्रभावित हुए इस बात से कि एक साधारण सी रेखा ने लोगों को अपने अपने स्थानों पर खड़ा करके सोचने पर मजबूर कर दिया और अंततः एक सामूहिक समझौते तक पहुंचाया। महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि फैसले सिर्फ मेरे सिर पर नहीं होने चाहिए, कहीं कहीं लोगों को उनकी खुद की आवाज सुननी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, रेखा सिर्फ दूसरों को सीमित नहीं करती, वो एक दर्पण है जिसमें हम स्वयं की सीमा देख सकते हैं। यही बात धीरे धीरे महल के भीतर एक नई नीति में बदल गई। अकबर ने रेखा के विचार को अपनाया और कई मामलों में जनता की राय लेना शुरू किया, पर वो सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर प्रयोग के साथ नई चुनौतियां भी सामने आती रही। कुछ महीनों बाद महल में एक और संकट उभरा। दरबार में एक अमीर व्यापारी आया, नाम था जलालुद्दीन, जिसने हाल में बड़ा व्यापार बढ़ाया था और अब वो अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए चाहता था कि राज्य उसे कुछ करों से छूट दे दे। उसने कहा कि यदि उसे कर मुक्ति मिल जाए तो वो बड़े पैमाने पर नई फर्में लगाएगा और लोगों को रोजगार देगा। कुछ मंत्रियों ने व्यापारी की बात का समर्थन किया, लाभ की संभावना देखने लगे, परंतु एक हिस्सा था जो डर रहा था कि करमुक्ति से राज्य के खजाने पर असर पड़ेगा और छोटे व्यापारियों का अधिकार दब जाएगा। इस मुद्दे पर भी अकबर उलझन में थे। क्या वे व्यापार को बढ़ावा दें या समानता बनाए रखें? बीरबल ने फिर वही पुराना प्रयोग सुझाया, एक रेखा। इस बार वे महल के आंगन में एक लंबी रेखा खींच लाए और अलग अलग व्यापारिक प्रवृत्तियों को वहां खड़ा करवा दिया। छोटे दुकानदार,
बड़े व्यापारी, कर अधिकारी और कुछ आम जनता। पर एक नई चीज हुई। लोगों ने रेखा के दोनों ओर खड़े होकर अपनी अपनी चिंताओं के साथ संवाद नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। बड़े व्यापारी हिमाकत से खड़े थे, पर उनकी आंखों में लोभ भी था। छोटे दुकानदारों की आंखों में भय था, पर साथ में धैर्य भी। परिणाम स्वरूप एक मध्यम सा समझौता निकला। कर छूट दी जाएगी, पर उसके बदले व्यापारी को सीमाओं के भीतर कुछ नए नियम और पारदर्शिता अपनानी होगी। साथ ही राज्य ने नए ऊंचाइयों पर छोटे व्यापारियों के सहारे सब्सिडी और प्रशिक्षण की घोषणाएं की। इस समझौते ने दिखाया कि रेखा का अर्थ केवल एक विभाजन नहीं है, बल्कि एक वार्तालाप की शुरुआत भी है, जो तब तक संभव नहीं था जब तक लोग केवल शब्दों के जगमगाते तर्कों में उलझे रहे। समय के साथ बीरबल की रेखा का प्रयोग एक प्रतीक बन गया। राज्य में जहां भी विवाद आता, उसे रेखा के सामने रखा जाता। कभी कभी रेखा फर्श पर खिंची रहती, कभी कभी मिट्टी पर, और कई बार लोगों के दिलों में भी एक अदृश्य रेखा बन जाती, जहां लोग खुद अपनी सीमाएं जानने लगे। पर किसी भी प्रतीक की तरह इसका भी दुरुपयोग होने का खतरा था। कुछ लोग आए जो रेखा को केवल एक चालाकी समझकर अपना लाभ बढ़ाने लगे। वे समझौते की शर्तों में छिद्र ढूंढते और नियमों के नाम पर जनता को भ्रमित कर देते। इस खतरे को देखते हुए बीरबल ने एक और कदम उठाया। वे रेखा के साथ ही एक नियम भी लाए। रेखा को पार करने से पहले हर पक्ष को सत्यापन और सार्वजनिक चर्चा का मौका मिलेगा। इससे रेखा का इस्तेमाल जाल बनाने के लिए कठिन हुआ। एक दिन महल में एक नया चैलेंज उठा। राज्य के एक हिस्से में पानी की कमी गंभीर रूप ले रही थी और कुछ लोग बड़े बांध लगाने के पक्ष में थे, जबकि अन्य छोटे छोटे तालाबों और जल संरक्षण के लिए पक्षधर थे। बड़े बांध से बड़े शहरों में पानी पहुंच सकता था, पर छोटे गांवों में आने वाले पानी और पारिस्थितिकी को नुकसान हो सकता था। इस पेड़ तरह के विवाद में बीरबल ने रेखा के साथ एक नया प्रयोग किया। वे नदी के किनारे गए और वहां रेखा खींचकर स्थानीय पशुधन, किसान, व्यापारी और पर्यावरणविदों को बुलाकर खड़ा कर दिया। वे सभी एक ही समय पर अपनी आवश्यकताओं और चिंताओं को सामने रखेंगे। रहस्य यह था कि जब लोग अपनी आवश्यकताओं को दूसरे की आंखों से देखेंगे, तो वो समझौता गहरा होगा। रही बात अकबर की, वो अब बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित हो चुके थे, पर वे भी हर बात में रेखा पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। एक बार उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि रेखा सोचने पर मजबूर करती है, पर क्या ये हमेशा सही निर्णय दे सकती है? क्या हम लोग कभी गलत भी हो सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, रेखा कोई अलौकिक उपकरण नहीं, वो सिर्फ आपकी आत्मनिरीक्षण की सुविधा है। क्या आप कभी गलती नहीं करते? पर गलती की पहचान ही सुधार की शुरुआत है। इस जवाब ने अकबर को सहमति से झुकने पर मजबूर कर दिया। एक राजा भी जब सीखता है तो वो और अधिक सावधान हो जाता है। कुछ वर्षों के बाद राज्य में रेखा की परंपरा स्थायी रूप में आ गई। लोग बहस करते, पर बीरबल की पद्धति ने उन्हें बतलाया कि निर्णय तभी टिकेगा जब उसे पारदर्शिता और चर्चा के साथ लिया जाए। पर हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ आया। एक दिन एक झूठा प्रचार फैल गया कि रेखा के प्रयोग से राज्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है और संकट के समय जवाबदेही पर असर पड़ा है। कुछ असहमतों ने यह कहना शुरू किया कि अकबर अब समय पर निर्णायक नहीं हो रहे और राज्य की तेजी खो रही है। इस प्रचार ने कुछ वर्गों को उत्तेजित कर दिया और महल में फिर से उथल पुथल बढ़ने लगी। अकबर उद्विग्न हुए। वे सोच रहे थे कि क्या बीरबल की पद्धति सही रही या नहीं। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारे कारण मैंने कुछ नई आदतें सीखी, पर अगर वे हमें संकट के समय कमजोर कर दे तो? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहां पनाह, किसी भी औजार का दुरुपयोग हो सकता है, पर अगर हम हर बार किसी औजार की विफलता पर उसे त्याग देंगे तो हम कभी सुधार नहीं करेंगे। हमें यह देखना होगा कि कहां पर रेखा की आवश्यकता कम है और सीधे निर्णय जरूरी है। बीरबल ने सुझाव दिया,
कि कुछ मामलों में राजा की तात्कालिकता आवश्यक है, जैसे युद्ध या अचानक आपदा में, पर सामान्य शासन में रेखा की पारदर्शिता बनाए रखी जाए। अकबर ने यह स्वीकार किया और कहा कि कोई नई नीति लागू की जाएगी जिसमें तात्कालिक और दीर्घकालिक निर्णयों के बीच स्पष्ट अंतर होगा। एक तरह की रेखा ही, पर अब राज्य के नियम में लिखी हुई। समय के साथ बीरबल की रेखा ने महज एक शारीरिक चिन्ह से बढ़कर एक सामाजिक प्रथा बनकर लोगों के दिमाग में घर कर लिया। स्कूलों में बच्चों को भी सिखाया जाने लगा कि किस तरह निर्णयों के पीछे दूसरों के दावों और भावनाओं को समझना जरूरी है। वर्णों और वर्गों की दूरी धीरे धीरे कम हुई। लोग सामने वाले की समस्या को अपनी समस्या समझने लगे। पर जैसे हर परिवर्तन में है, विरोध भी बना रहा। कुछ लोग जो त्वरित, केंद्रीकृत और निपटने वाले तरीकों के हिमायती थे, वे बीरबल की धीमी व्यवस्था के विरोधी थे। इस वैभिन्य के बीच भी राज्य ने संतुलन बनाए रखा, क्योंकि अकबर ने समझ लिया था कि शासन का अर्थ है कभी कभी उत्तरदायी होना और कभी कभी धैर्य दिखाना। कई सालों बाद जब बीरबल बूढ़े हुए तो अकबर अक्सर उन दिनों का स्मरण करते। वे मुस्कुराते और कहते, वो रेखा जिसे तुमने पहली बार हमारे राजमहल की फर्श पर खींचा, उसने मुझे और मेरे दरबार को सोचने की शिक्षा दी। पर तुमने उसे सिर्फ फर्श तक सीमित नहीं रखा, तुमने उसे लोगों के मन में उतार दिया। बीरबल ने विनीत हंसी में कहा, जहांपना, रेखा किसी नेत्रहीन अभ्यास की तरह थी। पर असली सफलता तब हुई जब लोग स्वयं से रेखा खींचने लगे, अपने कर्मों, अपनी सीमाओं और अपनी जगह को लेकर। मैंने बस उस रेखा को हाथ में पकड़ा और दिखाया, पर लोगों ने उसे अपने अंदर उतारा। कहानी की एक और परत यह थी कि रेखा ने केवल सामाजिक या प्रशासनिक फायदों के लिए काम नहीं किया, उसने व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को सावधान किया। एक युवा दरबारी जिसका नाम मंसूर था, उसने एक बार अपने विवाह को लेकर जो निर्णय लिया था, उस पर पछतावा कर रहा था। वो सोचता था कि उसने अपने परिवार की परंपराओं को छोड़कर व्यक्तिगत इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी और अब भीतर से खिन्न था। बीरबल ने उसे महल के आंगन में रोका और कहा, मंसूर, आज तुम उस रेखा के सामने खड़े हो जिधर तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम्हें अपने निर्णय पर संतोष है? मंसूर ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं, पर मैं नहीं जानता कि कैसे लौटूं। बीरबल ने कहा, आज तुम रेखा के सामने खड़े हो, पर रेखा को पार करना आसान है, परंतु पारदर्शिता जरूरी है। खुलकर अपनी गलती को स्वीकारो और लोग तुम्हें समझेंगे। मंसूर ने अपने निर्णय की गलती मानी और समुदाय की मदद से उसने अपने संबंधों को सुधार लिया। उसने समझा कि रेखा कभी कभी जरूरी होती है ताकि हम अपनी अंतरात्मा को सुन सके। वर्षों के साथ कई छोटी छोटी कहानियां उभरी। उनमें से कई तो बस कानों में फुसफुसाने लायक होकर रह गई, पर कुछ ने समाज का नक्शा ही बदल दिया। बीरबल की रेखा कभी सारे उत्तर नहीं दे पाई, पर उसने लोगों को यह सिखा दिया कि प्रश्न पूछना और चर्चा करना शर्म की बात नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र और नैतिकता का मूल है। लोगों ने सीखा कि किसी भी फैसले से पहले अगर आप रेखा खींचकर सोचते हैं, तो आप कम से कम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि निर्णय के पीछे किसी के निहित स्वार्थ का दबाव न हो। इसी से राज में स्थिरता आई और लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी हुई। अंत में बीरबल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने अकबर को यह दिखा दिया कि सुलझाने का तरीका हमेशा लागू आदेशों या सत्ता की दिखावा से नहीं आता। कई बार एक साधारण सी रेखा खींचकर भी आप किसी को उसकी आत्मा की तरफ मोड़ सकते हैं, उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं और लोग स्वयं सही रास्ता खोज लेते हैं। अकबर ने जब यह देखा तो वे खुशी से भरे और गर्व के साथ बीरबल के गले पड़े। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, जो सच्चाई अक्सर सबसे सरल दिखती है वो सबसे गहरी होती है। रेखा ने आपको जोर से नहीं बदल दिया, आप खुद ने उसे अपनाया। कहानी के अंतिम पन्नों में यह भी लिखा गया कि बीरबल की रेखा सिर्फ एक युक्ति नहीं थी, ये एक जीवन दृष्टि थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटी छोटी रेखाएं खींचने लगे।
किसी ने तय किया कि परिवार और काम के बीच उसकी सीमा क्या होगी। किसी ने ये कि वो कब तक किसी आदत के लिए समय देगा, तो किसी ने ये कि किस हद तक वो अपनी परंपराओं को बदलने देगा। इस तरह रेखा ने केवल अकबर के दरबार को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को एक नई सूझबूझ दी। अंत में जहां अपना अकबर ने एक दिन राजमहल के आंगन में वही पुरानी रेखा देखी, थोड़ी धुंधली पर स्पष्ट अभी भी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने एक सरल रेखा खींची और हम सबने उस पर चलना सीखा। क्या तुम अभी मानते हो कि वही तरीका बाकी चीजों के लिए भी उपयोगी होगा? बीरबल ने आंखों में वही शांत मुस्कान लेकर कहा, जहांपनाह, रेखा वह है जो हमें बतलाती है कि हर चीज में एक संतुलन होता है। हर निर्णय में सीमाएं और दायरे होते हैं। यदि हम उन्हें नहीं समझेंगे तो हम खुद को खो देंगे। पर मैं ये भी जानता हूं कि हर रेखा को पार करने का साहस भी चाहिए। कभी कभी नए रास्ते खोलने के लिए रेखा को पार करना पड़ता है, पर उस पार भी सोच विचार होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी ये शिक्षा अमूल्य है। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, पर जब दुनिया जटिल हो जाती है तो एक सरल रेखा भी बहुत कुछ कह देती है। ये कहानी यही थमती नहीं, क्योंकि जीवन में यूं ही नए प्रश्न आते रहे और हर बार कुछ नया सोचने की जरूरत पड़ी। पर उस दिन से जब बीरबल ने पहली बार फर्श पर एक रेखा खींची थी, तब से लोगों ने सीखा कि कभी कभी सरलता ही सबसे बड़ा औजार होती है। एक रेखा ने अकबर और उसके दरबार को सोचने पर मजबूर किया, और उस सोच ने संपूर्ण राज्य में एक नई सूझबूझ फैलाई। और यही बीरबल की कला थी, साधारण में जटिलता ढूंढना और जटिल में साधारण सच दिखाना। अकबर का राजसी मुकुट गायब, बीरबल ने आरोपी तक सीधी राह पकड़ी। राजमहल की सुबह अक्सर खनखनाती घंटियों और हंसी ठिठोली में बीतती थी, पर उस दिन कुछ अलग था। एक खालीपन जैसा, जो सुनने में नहीं पर महसूस करने में आया। महल के बाजूबंद, झुमके और तख्तो ताज चमकते हुए भी मानो खुद को ढक रहे थे। अकबर के सिंहासन के सामने रखी सांसाब सी रोशनी में कुछ कमी थी। गिरहिन सी खाली जगह थी, और वो खाली जगह अकबर के मुकुट के बिना थी। मुकुट केवल सोना, चांदी और रत्नों का जुगाड़ नहीं था, वो सत्ता की पहचान थी, राज्य की गरिमा का प्रतीक। उसके बिना अकबर का चेहरा वीरता से कम, चिंता से जूझता हुआ दिखाई दे रहा था। जब दरबार में आवाज उठी कि मुकुट गायब है, तख्त और तलवारों की औपचारिक गरिमा अचानक से धुंधली पड़ गई। मंत्रीगण आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ आंखें डर से फैल गई, और रानी के चेहरे पर एक लंबी चिंता उभर आई। अकबर ने शीघ्र ही आदेश दिया कि महल के दरवाजे बंद किए जाएं और कोई भी बाहर भीतर न हो। पर वो जानते थे कि शोर शराबा और सख्ती से काम नहीं बनेगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी गलती को जन्म दे सकती थी। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया, जिसकी बुद्धि और सूझबूझ का वर्णन स्वयं अकबर उतना करते थे जितना राज्य की सीमाओं का नाम लेते थे। बीरबल अपनी छोटी सी मुस्कान और ठंडे दिमाग के साथ महल के बीच में आया और कहा, जहांपनाह, मुकुट की जगह नहीं, उसकी कहानी गायब है। इसी कहानी को मैं ढूंढ लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले महल की उस कक्ष का निरीक्षण किया जहां मुकुट रखा जाता था। वहां के कालीन पर निशान, सोने की तख्ती के नीचे कुछ छोटे छोटे कड़े और खरोंच थी। ऐसे निशान जो किसी भारी वस्तु के खिसकने की ओर संकेत कर रहे थे। पर केवल निशान ही क्या, बीच बीच में कुछ धूल के दाने ऐसे थे जो किसी अनोखे कपड़े के रेशों की याद दिलाते थे। बीरबल ने कोहनियों को आपस में टकराते हुए नापना शुरू किया, और उसके दिमाग ने तुरंत एक तस्वीर गढ़ ली। ये चोरी केवल रात्रि का खेल नहीं था, ये योजना बनाई गई चाल थी, जिसमें भीतरी जानकारी और सही समय का मेल था। वो महल के नौकरों और सेवकों से मिलने गया, उन्हें शांत करके और बिना डराए। बीरबल ने उनके चेहरे पढ़े। कुछ चेहरे पीलापन लिए हुए थे, कुछ लोग आंखें झुकाते थे, और कुछ ऐसे थे जो बातें करते हुए बार बार घड़ी की ओर देखते थे।
ऐसे लोग जिनका मन कहीं और था। बीरबल ने ध्यान रखा कि महल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आरेजो सांसें हमेशा तेज चलती थी, खासकर वो लकड़हारा जो अक्सर शाही उपकरण संभालता था, और एक युवा संगीतकार जिसका नाम जिया था। जिया के हाथों में अक्सर मुकुट के पास रखी गई छोटी छोटी सजावट की घंटियां उसे याद दिलाती थी। उसकी उंगलियों पर कभी भी सोने की धूल चिपकी रहती थी। बीरबल ने इसे महज संयोग नहीं माना, पर उसने तुरंत किसी पर उंगली नहीं उठाई। उसकी फितरत थी पहचान करके जाल बुनना, गवाहों के मन में संशय पैदा करके सच उघाड़ना। बीरबल ने महल के ताले खोले और सभी बाहरी दरवाजों की तलाशी करवाई। कुछ दरवाजों पर घास की टहनी और मिट्टी के छोटे छोटे कण मिले। ऐसा लगा मानो कोई बाहर से आया हो। पर महल की दरवाजों के पास के पहरेदारों ने बताया कि रात भर सभी ताले बंद थे। अब सवाल यह था, क्या कोई अंदर से ही मदद मिला था? बीरबल ने महल के पुरातन पुस्तकालय में उन दस्तावेजों को देखा जहां पुराने रसूल और सेवक अपने चिन्ह रखते थे। वहां उसे एक पुराना सिक्का मिला जिस पर एक अजीब निशान उभरा हुआ था। निशान एक छोटे से कलात्मक पंच की तरह था जो सामान्य सिक्कों पर नहीं दिखता था। वो निशान महल के बाहर एक विशेष बाजार वाले उपहारकार की दुकान के पक्के काम जैसा था। एक ऐसे कारीगर का निशान जो मुकुट जैसी चीजों के लिए विशेष तख्तियां बनाता था। बीरबल ने सोचा कि शायद वही कारीगर चोरी का मध्यस्थ रहा होगा, या कम से कम किसी को उसका पता था। 20वें दिन बीरबल ने महल के अंदर एक आयोजन का मंच तैयार किया। एक छोटी सी प्रस्तुति जिसमें संगीत और नृत्य थे, पर असल मकसद था कि कौन उस आयोजन में किस तरह की उपस्थिति देता है उसे देखा जाए। बीरबल जानते थे कि चोर अक्सर ऐसे मौकों पर खुद को पहनने के लिए बाहर आते हैं या अपनी गतिविधि छिपाते हैं। जिया, संगीतकार, इस अवसर पर मुख्य कलाकारों में था। उसने बड़े प्रेम से गीत गाए, पर कुछ पंक्तियां ऐसे थी जिनमें एक शब्द बार बार उभरा, खोया हुआ, जगाया हुआ और दिखा नहीं। बीरबल ने जिया की आंखों में झांका। वहां एक छोटी सी चमक थी, शर्म की नहीं बल्कि किसी बात का डर थी। प्रदर्शन के बाद बीरबल ने जिया को पास बुलाया और धीरे से कहा, तुम्हारे गीतों में एक आलोक है, पर तुम्हारी उंगलियों पर कुछ धूल सी चिपकी दिखाई देती है। बताओ, क्या तुमने कभी मुकुट छुआ है? जिया ने हाथ झटक दिए और मुंह से कहा, नहीं साहब, मैंने कभी भी उस मुकुट को हाथ नहीं लगाया, पर मैं बहुत बनावट देखने जाता हूं। कभी कभी सोने को निहारने में आत्मा सुखाती है। जिया की आवाज कांप रही थी। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और कहा, सत्य आत्मा को हल्का कर देता है। अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ। जिया ने सांस ली और बोला, मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं डरता हूं कि अगर मैंने कहा तो मेरे परिवार को नुकसान होगा। बीरबल ने नम्रता से कहा, जो सच्चाई बोलता है उसे राज उस पे करहा कर नहीं पाता। जिया ने आखिरकार कबूल किया कि वो एक रात एक अजनबी को महल के पीछे के द्वार तक ले गया था, पर उसने कहा कि उसने केवल रास्ता बताया था, मुकुट के बारे में कुछ नहीं देखा था। फिर उसने उल्लेख किया कि अजनबी का चेहरा पूरा नहीं दिखा था, पर वो चश्मे के पीछे किसी कटे हुए निशान जैसा था और उसने पहनी हुई जालीदार दस्ताने पहने हुए थे। ये नई जानकारी बीरबल को और अधिक सोचने पर मजबूर कर गई। चश्म और दस्ताने ये संकेत थे कि चोर हाथों के निशान और पहचान छिपाने का प्रयास कर रहा था। बीरबल ने महल के सभी दस्ताने और कपड़ों की तलाशी करवाई। कुछ दस्तानों के अंदर एक छोटे से फर की परत मिली, ऐसी फर जो महल के शरीर के पास इस्तेमाल नहीं होती थी। फिर बीरबल ने महल के बाहर उस कारीगर की दुकान की जांच करवाई जहां उसके दस्ताने और छिपे हुए उपकरणों के निशान मिलते थे। कारीगर ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले एक अजनबी आया था जिसने उसे खास तरह की छोटी छोटी जालीदार दस्ताने बनवाने को कहा था और उसे एक चिन्ह के रूप में वही सिक्का दिया था। कारीगर ने बताया कि अजनबी ने ये दस्ताने बहुत ही ऊंची कीमत पर मंगवाए थे और ये भी कहा था कि वे जरूरी है
ताकि किसी खास वस्तु को बड़ी सावधानी से उठाया जा सके। अब बीरबल के पास एक और सुराग था, सिक्का, दस्ताने और जिया का कन्फेशन। पर फिर भी मुकुट नहीं मिला। बीरबल ने समझा कि चोर ने मुकुट महल के किसी ऐसे हिस्से में छुपाया होगा जहां रोजाना खोज नहीं की जाती। उसके दिमाग में एक जगह आई। राजमहल के शाही फव्वारे के बगल में एक छोटा सा कबूतर खाना था जो वर्षों से बंद पड़ा था और जिसमें परिंदों के लिए छोटी छोटी छतियां थी। उस कबूतर खाने का पन्ना हर मौसम में नहीं खोला जाता था, पर किसी ने वहां से आवाजें सुनी थी। बीरबल ने तुरंत वहां जाकर देखा और उसके पास एक अजीब सा ताला था, एक ऐसा ताला जो केवल अंदर से खोला जा सकता था, पर बाहर से खरोंच और घूंघट के निशान थे। ऐसा लगा कि कोई अंदर से सामान लेकर निकला था और बाहर से ताला बंद कर गया था ताकि कोई शक न जाए। बीरबल ने मन ही मन अनुमान लगाया कि चोर ने मुकुट वहीं छुपाया होगा, लेकिन उसे पहले आरोपी तक पहुंचना था। वो वापस अकबर के पास गया और बोले, जहांपनाह, मुकुट वहां ही है जहां हम नजर ही नहीं डालते, पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि किसने महल के अंदर भीतर की जानकारी किस तरह दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने महल के कुछ पुराने दस्तावेजों को उठाकर उनमें नकली आदेश डाल दिए, ऐसे आदेश जिनमें नकली तारीखें और गलती से छोड़े हुए संकेत थे। उसने जानबूझकर महल में चर्चा कराई कि इन आदेशों में एक खास प्रकार का पाठ है जो केवल कुछ चुनिंदा लोग ही पढ़ सकते हैं। ये बात फैलते ही जिस किसी ने अंदरूनी जानकारी ली होगी उसकी बोलचाल बदल जाएगी, क्योंकि वह ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो इन आदेशों को पढ़कर समझता है। कुछ ही दिनों में बीरबल का जाल काम आया। उन पुराने आदेशों का एक संदर्भ एक खास मंत्री के पास पहुंचा, एक ऐसा मंत्री जो अक्सर महल के पुराने कोषों और शाही सचिवों में जाने के लिए अनुमति हासिल कर लेता था। मंत्री का नाम था मिर्जा हाफिज। उसने जो प्रतिक्रिया दी वो एकदम अलग थी। उसने न केवल आदेश का हवाला दिया, बल्कि ये कहा कि उसे पता था कि मुकुट को छुपाने के लिए कौन कौन से छिपे हुए कोठे इस्तेमाल होते हैं। बीरबल ने देखा कि मिर्जा की आवाज में वो आत्मविश्वास था जो किसी अपराधी में होता है, पर अकबर ने माना कि इससे सीधे आरोप नहीं लगाया जा सकता। बीरबल ने बड़े ही चालाकी से कहा कि वे मिर्जा से महल के कुछ और पुराने कोषों की सफाई करवाएं ताकि उसकी जानकारी की सही जांच हो सके। मिर्जा सहर्ष तैयार हुआ, पर वो नहीं जानता था कि ये सब बीरबल के द्वारा रची गई योजना का हिस्सा था। सफाई के दौरान मिर्जा ने गलती से एक बहुत छोटी सी दरार पर हाथ फेर दिया और उस दरार के भीतर से एक छोटा रेशमी कपड़ा निकला जिस पर वही चिन्ह था जो बीरबल ने पहले सिक्के पर देखा था। मिर्जा का चेहरा भगवा हुआ। वो बाल बाल बचा कि कुछ और नहीं मिला, पर बीरबल की नजर में ये काफी था। उसने मिर्जा से कहा कि वो कुछ और जांच करेगा, और इस बीच मिर्जा को महल के बाहर एक छोटे से किले में रहकर कुछ काम सौंप दिया गया। ऐसा काम जो उसे महल से दूर रखेगा पर उसकी इज्जत बची रहे। पर असली चाल ये थी कि बीरबल ने मिर्जा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो देखना चाहता था कि मिर्जा किससे मिल रहा है और किस तरह से वो जानकारी हासिल करता था। अगले हफ्ते बीरबल ने देखा कि मिर्जा किसी अज्ञात व्यक्ति से रात में मिल रहा था, पर वो व्यक्ति कोई आम चोर नहीं था, बल्कि महल का ही एक पुराना सज्जन था जो अक्सर कला और रत्नों की मरम्मत में लगा रहता था। नाम था नखलिस्तान। नखलिस्तान एक शांत आदमी था, पर उसकी आंखों में किसी तरह की बेचैनी थी। बीरबल ने दोनों की बातचीत सुनी। उनकी बातों में ठंडक थी, पर कहीं कहीं कोई बात अधूरी रह गई थी। नखलिस्तान ने कहा कि मुकुट को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, पर उसने रात में कुछ आवाजें सुनी थी और किसी ने उसे बहुत ऊंचे दाम देने की बात कही थी अगर वो केवल एक जगह का दरवाजा खोल दे। मिर्जा ने कहा कि यह सिर्फ परीक्षण था ताकि वो ये जांच सके कि किसे वो भरोसा दे सकता है। बीरबल ने चुपचाप सुना और फिर योजना बदली। उसने नखलिस्तान को एक सुनहरा मौका दिया। अगर वो सच बोलेगा तो अकबर उसे सम्मानित करेंगे
और उसकी उम्र के अनुसार उसे आराम और सुरक्षा दी जाएगी। नखलिस्तान का मन पिघल गया और उसने आखिरकार वो सच बताया जो कई दिनों से दबी पड़ी थी। सच ये था कि मुकुट चोरी का असली मास्टरमाइंड कोई बड़ा विस्फोटक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक छोटी सी साजिश का हिस्सा था जिसमें 3 लोगों की मिलीभगत थी। एक भीतर का कर्मचारी जो रातों में ताले खोलता था, एक बाहरी मध्यस्थ जो चोरी के बाद वस्तुओं के लिए खरीदार ढूंढता था, और एक तीसरा जो महल के अंदर शिकायतों और व्यवधानों को जन्म देता था ताकि ध्यान भटके। नखलिस्तान ने बताया कि उसने एक रात देखा था कि कुछ लोग कबूतर खाने में कुछ भारी पक्केत लेकर गए थे, और फिर अगले दिन वो आवाज सुनकर गया तो वहां से गतिशीलता कम थी। उसने डर कर किसी से कहा नहीं, पर उसका दिल अब भारी नहीं रहा। उसने सभी बातें बताई। बीरबल ने फौरन कबूतर खाने की तलाशी बढ़ा दी। वहां कुछ पुरानी छतियों के नीचे एक लकड़ी का संदूक मिला। अंदर बेकार के कपड़ों के बीच एक कपड़ा लिपटा हुआ था, और उसमें वो मुकुट था, निडर पर कुछ खरोंचों के साथ। जैसे कि उसने बहुत कुछ सहा था, पर अब उसे वापस आने का वक्त आ गया था। अकबर ने मुकुट को अपने हाथ में लिया और उसकी सूक्ष्म सी चमक लौट आई। रंधन्यताओं के बीच शाही गरिमा फिर से जागृत हुई। पर बीरबल ने अभी पूरी बात सार्वजनिक नहीं की। सबको अदालत में बुलाकर उसने सबूत पेश किए, और धीरे धीरे उन लोगों के बीच असल अपराधी का चेहरा उभरा। आरोपी वही नौकर निकला जो दरबार के ताले संभालता था। एक ऐसा आदमी जिसे हर कोई जाना पहचाना समझता था, जिसने वर्षों से महल की नब्ज पर हाथ रखा हुआ था। उसने चोरी की योजना नहीं अकेले बनाई थी, वो दबाव में था। उसके परिवार पर किसी बाहरी व्यक्ति ने जोर डाला था, और उसे धमकाया गया था कि यदि उसने सहयोग न किया तो उसका परिवार तबाह कर दिया जाएगा। उसने मुकुट चोरी करके बाहर एक मध्यस्थ के हवाले किया था, जो बदले में इसे किसी अमीर विदेश निवेशक को बेचना चाहता था। पर बीच में नखलिस्तान की नैतिकता और बीरबल की सूझबूझ ने इस जाल को नष्ट कर दिया। बीरबल ने अपराधी को कठोर सजा नहीं दी, उसने उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि उसने अकबर को राज की दया और सामाजिक उत्तरदायित्व की सीख दी। अकबर ने आदेश दिया कि दोषी को सजा देकर साथ ही लोक कल्याणकारी कामों में लगाकर उसका जीवन सुधारा जाए, ताकि किसी अन्य व्यक्ति पर दबाव में आकर वो ऐसे पाप न करे। राजमहल में मुकुट लौट आया और उसका स्थान फिर वही पाया जहां उसे होना चाहिए था। पर कहानी ने महल को एक गहरी सीख दी कि कभी कभी अपराध के पीछे केवल लालच नहीं, भय और मजबूरी भी होती है। बीरबल ने उस दिन एक और बात साबित कर दी। बुद्धि केवल आरोप लगाने की कला नहीं है, वो समझने और सुधारने की भी कला है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुमने आज न केवल मुकुट लौटाया, बल्कि हमारी मानवता भी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुकुट की कीमत सोने से नहीं, उससे है कि वह राज की आत्मा को दर्शाता है। जब राज की आत्मा सुरक्षित रहेगी तो मुकुट का असली स्थान भी चमकता रहेगा। उस शाम महल में दावत रखी गई। रानी ने नखलिस्तान के लिए एक छोटी सी सम्मानरात्रि आयोजित की और मिर्जा को कुछ कर्तव्य सौंपे गए ताकि वो अपने किए को सुधार सके। जिया ने एक गीत गाया जो समय की नरमी और मानवीय भूलों की क्षमा पर था, और लोगों की आंखें नम थी, पर चेहरों पर राहत का भाव भी था। अकबर ने मुकुट अपने सिर पर रखा, फिर नहीं सिर्फ एक चिन्ह के रूप में, बल्कि एक समझ के साथ। समझ की शक्ति के साथ दया भी होनी चाहिए, और कि किसी भी दोष का निवारण दंड से ज्यादा सुधार से संभव है। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि राजमहल में हर दिन नई चुनौतियां आती रही। पर उस दिन बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि एक चतुर दिमाग, थोड़ी सी मानवता और ढेर सारा धैर्य मिलकर किसी भी रहस्य की असली राह तक पहुंचा सकते हैं। और जब अकबर ने मुकुट को शांत मन से सिर पर सजाया तो उसने बीरबल की ओर देखा, जिसकी आंखों में वही हल्की सी मुस्कान थी जो कहती थी कि अगली पहेली का समय भी आ जाएगा, पर वे तैयार है। बीरबल की वो तरकीब
जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। शहर का नाम तब किसी नक्शे में छोटा सा दाग था। नीदर टू प्रॉस्परस, नो कंप्लीटली उपेक्षित। बाजार में सुबह सुबह हल्की हल्की भीड़ रहती। लोग अपनी दावतों और कामों में लगे रहते, पर साल दर साल कुछ न कुछ कमी महसूस होती रही। पानी घिसता जा रहा था, मौसम सूखा पड़ता जा रहा था, और लोगों के चेहरों पर वही थकान कुहासे की तरह छोड़ी रहती। अकबर ने यह शहर अपनी नजर में रखा था, क्योंकि वह चाहता था कि उसके राज्य के हर आंचा में लोगों की हंसी सुनाई दे। पर रिपोर्टें डराती थी। फसलें कम, कुटीर उद्योग सुस्त, और युवा लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने महल की सीढ़ियों पर चलते हुए कहा, जहां पनाह, यही शहर है जहां कुछ भी चीज सही से नहीं चल रही, पर यही वो जगह भी है जहां थोड़ी सी सूझबूझ पूरे हालात बदल सकती है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कोई तरीका निकले जिससे लोग अपना भरोसा टटोल ले और शहर फिर से जी उठे। बीरबल ने आंखें चमकाई पर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे अकेला कुछ नहीं करना, पर मैं एक तरकीब जानता हूं, एक चत्ती, जो किसी की जेब खोल कर नहीं बल्कि किसी का मन खोल दे। बीरबल शहर पहुंचा तो उसने सबसे पहले वहां के छोटे छोटे बाजारों में चुपचाप बैठकर लोगों की आवाजें सुनी। वो न सिर्फ सुनता था बल्कि नोट भी करता था। कौन सी बातें बार बार आती, किसका गला सूखता था, किसके पास कहानी थी पर आवाज नहीं। उसने पाया कि यहां 3 बड़ी समस्याएं थी: पानी का अभाव, कौशल और कच्चे माल का अभाव, और विश्वास की कमी। लोग अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे कि किसी योजना से लाभ सभी को मिलेगा। किसी भी समाधान का साधारण पाना यही था कि इन तीनों पर एक साथ हमला होना चाहिए। पर असली कला यह थी कि हमला यूं किया जाए कि लोग खुद ही हिस्सा बन जाए। बीरबल ने योजना की शुरुआती कड़ियों को सांसारिक और सरल रखा। उसने सबसे पहले कुछ पुराने दस्तावेज निकाले। उन दस्तावेजों में शहर के पुराने जल स्रोतों का उल्लेख था। कुछ भूल हुए तालाब, कुछ नाले जो कभी गांवों की धड़कन हुआ करते थे। एक रात बीरबल चुपके से उन नालों की ओर गया और देखा कि कुछ जगहों पर गंदगी और कबाड़ जमा है, पर टेक्निकली नलियां अभी भी जिंदा थी। उसने कुछ पानी के इंजीनियर्स की सूझबूझ भरी ज़बानें सुनी और ठान लिया कि सबसे पहले पानी ही वापस लाना होगा, क्योंकि पानी जब लौटता है तो खेत, कुटीर उद्योग और बाजार सब संभलते हैं। पर वो सीधे सरकारी आदेशों पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो जनता को साथ लेकर चलना चाहता था। इसलिए उसने एक प्रस्ताव रखा जो सुनने में अजीब था पर कारगर था। उसने शहर के मुखिया से कहा कि अकबर स्वयं आने वाले हैं और एक बड़ा मेला रखा जाएगा। मेला केवल व्यापार और खाद्य का नहीं होगा, बल्कि उसमें पानी बचाने के तरीके, बागवानी प्रतियोगिता, पुराने शिल्प और छोटे छोटे अन्वेषण दिखाए जाएंगे। लोगों ने सोचा कि ये एक साधारण मेला है, पर बीरबल ने इसे एक जाल की तरह बनाया, जहां हर कोना एक संदेश देगा और हर संदेश लोगों को किसी एक साझा काम की तरफ बढ़ाएगा। बीरबल ने मेले का आयोजन इस तरह किया कि उसमें हर वर्ग को कुछ न कुछ कारण दिया जाए शामिल होने का। किसानों के लिए उसने छोटे छोटे दाम पर बीज और पानी की बचत वाली विधियां रखी। महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की झलक और उनका उत्पाद बेचने का मंच, और युवाओं के लिए काम के प्रशिक्षण शिविर। पर असली तरकीब थी कि मेले में एक बड़ा नक्शा रखा गया, शहर का नक्शा, जिसमें पुराने तालाब और नालों की जगह चिन्हित थी। बीरबल ने कहा कि जो भी घर अपने पास के तालाब को साफ कर आएगा, उसे मेले में विशेष चिन्ह और सरकारी सहायता मिलेगी। ये बात सुनते ही कई लोग उत्साहित हुए, क्योंकि इसे संसाधन मिलने का रास्ता समझा गया। पर बीरबल का मकसद इससे भी गहरा था। लोग जब मिलकर तालाब साफ करेंगे तो वे एक दूसरे को देखने लगेंगे, काम में हाथ बंटाएंगे और एक सामूहिक उत्तरदायित्व का जन्म होगा। मेला शुरू हुआ और भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल हर जगह नजर रखता, कभी किसी की हिम्मत बढ़ा देता, कभी किसी की शक्ल पर मुस्कान पोंछ देता।
मेले के दूसरे ही दिन लोगों ने मिलकर पुराने तालाबों में गोबर और कंकड़ निकाले, काई हटाई और नालों की सफाई की। इससे पानी थोड़ा थोड़ा भरने लगा। पर बीरबल के लिए पानी महज एक उपकरण था। असली जीत तब हुई जब लोगों ने देखा कि उनके एक साथ काम करने से क्या क्या संभव हो रहा है। जिन्होंने कभी एक दूसरे से बातें नहीं की थी, वे अब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस विश्वास की चिंगारी ने शहर में एक नई दमक पैदा कर दी। ऊपर से दिखने पर यह सब साधारण सुधार जैसा था, पर बीरबल ने आगे भी उपाय किए। उसने कुछ स्थानीय कारीगरों को सरकारी सहायता की शर्तों पर प्रशिक्षित किया कि वे अपने पारंपरिक काम में आधुनिकता मिलाकर उत्पाद तैयार करें, जिन्हें दूर दूर के बाजारों में जाना संभव हो। इस काम में युवाओं को जोड़ा गया ताकि उन्हें रोजगार मिले और वे शहर छोड़कर न जाएं। बीरबल ने शहर के पुराने ताल्लुकों और कौशलों का पुनरुज्जीवन करवाया। मिट्टी के बर्तन, रेशमी धागे, लकड़ी के नक्काशी के बक्से, पर हर चीज में एक नई बात जोड़ी गई, गुणवत्ता और पैकिंग। बाजार में अचानक हलचल बढ़ी। धीरे धीरे दूर के व्यापारियों ने भी ध्यान दिया कि ये शहर कुछ बेचने लगा है, और अलग किस्म के माल। छोटे कुटीर उद्योगों ने मिलकर एक साझा गोदाम बनाया, जहां उनकी वस्तुएं जमा होती और व्यापारी उसे बाजारों में बेच देते। बीरबल ने व्यापारियों के लिए लाभांश की एक पारदर्शी व्यवस्था रखी, जिससे भरोसा और बढ़ा। जहां पहले लोग एक दूसरे से छुपते थे और कमी बांटते थे, अब वे साझा लाभ की सोचने लगे। पर बीरबल की सबसे बड़ा चाल ये थी कि उसने शहर के अंदर एक ऐसा विश्वास बैंक स्थापित किया, नकदी का नहीं बल्कि श्रम और संसाधन का बैंक। लोग अपने समय और कौशल जमा करते और बदले में जरूरत पर उन्हें दूसरे लोगों की मदद मिलती। उदाहरण के तौर पर कोई बढ़ी 5 दिन किसी सार्वजनिक तालाब को मन बनाकर साफ करता, और बनाम उसे कुछ दिनों बाद खेतों के लिए पानी के रखरखाव में मदद मिलती। ये बैंक अनौपचारिक था, पर सामाजिक नियमों पर आधारित था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें कोई ब्याज नहीं था, पर सम्मान और आपसी निर्भरता का लाभ था। बीरबल ने कहा, जब लोग एक दूसरे में निवेश करेंगे तो वो निवेश भावनात्मक होगा और उसे जवाब भी मिलता रहेगा। इन उपायों का असर अचानक नहीं आया, वो धीरे धीरे परंतु स्थिरता से बढ़ा। पहले साल में फसलें थोड़ी बेहतर हुई, बाजार में हल्की चहल पहल बढ़ी और बच्चों के स्कूलों में नामांकन हुआ, क्योंकि परिवारों के पास अब थोड़ा साधन था। पर बीरबल यहां रुकता नहीं था। उसने शहर की एक और कमजोरी पर काम किया, संचार और सड़कें। बेहतर रास्तों से माल बाहर ले जाने में समय कम लगता और लागत कम होती। बीरबल ने राजमार्ग अधिकारियों से कहा कि वे कुछ सड़कों का सुधार करें, पर इस बार उसने स्थानीय लोगों को भी हिस्सा दिया, उनका श्रम और उनकी देखभाल। लोग जब अपने हाथों से सड़क बनाते देखे गए तो उन्होंने जिम्मेदारी महसूस की कि ये सड़क उन्हें किस तरह जोड़ती है और उनके उत्पादों को बाहर ले जाकर किस्मत बदलती है। ये सब अच्छा था, पर बीरबल ने एक और मसौदा निकाला, और ये मसौदा शहर की किस्मत बदलने का केंद्र बना। उसने शहर के बच्चों के लिए एक नवोन्मेष केंद्र बनाया, जहां उन्हें सरल सी इंजीनियरिंग, शिल्प और व्यापारिक शिक्षा दी जाती। यहां बच्चे न केवल पढ़ते बल्कि अपने कुटीर उद्यमों के लिए नए आविष्कार भी बनाते। पानी की बचत के छोटे छोटे उपकरण, मिट्टी के बर्तन जो कम मिट्टी में भी मजबूत रहें, और सूखे मौसम में फसल बचाने के हरित उपाय। इस केंद्र ने युवाओं को पढ़ने और नया करने के लिए प्रेरित किया। कुछ वर्षों में उसी युवा वर्ग ने शहर की पुरानी कला में नई तकनीकें जोड़कर उसे बेचने लायक बनाया, और वो बिक गया। समय के साथ शहर की किस्मत बदलती गई। पहले जिन घरों की छतें टपकती थी, वे अब ठीक हो गई। छोटे व्यापारियों के घरों में फिर से लोनों की उम्मीद चली आई और बच्चे स्कूलों में गए। जिन खेतों पर पहले गुड़ और धूल के साथ पुकार थी, वे अब हरी फसल दिखने लगे। लोगों के चेहरों पर जो थकान थी वो कम हुई, और अधिक अहम बात यह थी कि उनके मनों में फिर से वो विश्वास आया कि मिलकर कुछ किया जा सकता है।
बीरबल ने जिस तरह पानी, कौशल और भरोसा को जोड़कर शहर की रीढ़ मजबूत की, वो कला किसी जादू से कम नहीं थी। पर कहानी सिर्फ तरक्की की बात नहीं थी। बीरबल ने यह भी सीखा कि परिवर्तन के साथ विरोध भी आएगा। कुछ लोग जो पुराने हितों में बंधे थे, वे इस बदलाव से असहमत हुए। उनका कहना था कि नई पद्धतियां पुराने वर्गों की कमाई घटा देंगी। अन्य लोग भयभीत थे कि शहर की नई पहचान उसके कुछ लोगों को अलग कर देगी। बीरबल ने इन आवाजों को भी सुना और एक बार फिर अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने कहा कि परिवर्तन तभी टिकेगा जब वे सबको साथ लेकर किया जाए। इसलिए उसने विरोधियों से बात की, उनकी बात सुनी और कुछ रियायतें दी जिन्हें सामाजिक न्याय के अनुरूप रखा गया। विरोध की इन लहरों को कम करने के लिए बीरबल ने सार्वजनिक सभा करवाई। लोगों ने खुलकर अपनी आशंकाएं बताई और समाधान के तौर पर छोटे छोटे समझौते किए गए। परिणाम यह हुआ कि विरोध जड़ें खोने लगा और कई लोग बदलती व्यवस्था का हिस्सा बन गए। एक बात जो बीरबल ने कभी नहीं छोड़ी, वो थी उत्सव की ताकत। उसने छोटे छोटे त्योहारों और मेलों को सीजन के तौर पर बनाए रखा। जब फसल बढ़ती तो उसका उत्सव, जब तालाब भरे तो पानी का उत्सव। ये आयोजन शहर में भरोसा और खुशी लाते और बाहर के व्यापारियों को भी आकर्षित करते। बीरबल ने सुनिश्चित किया कि मेलों में स्थानीय कलाकारों को मंच मिले ताकि उनकी कला को मान मिल सके और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। इस रुचि ने एक सांस्कृतिक रिनेसांस सी ला दी। शहर अब केवल खेती